बच्चों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सादे यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसका आज हम विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का उत्तर को हम बताने वाले हैं। आपके मॉडल पेपर में बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 52 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव है और जो शेष है आपका 31 से लेकर 52 तक, वो उसमें आपका सब्जेक्टिव सवाल पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम आप लोग को 31 से लेकर 52 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाले, वो भी बहुत ही आसान तरीके से चित्र के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, ताकि आप एक बार उसे देखो तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर मॉडल पेपर को देख लेते हैं और आपको पता बहुत अच्छा से होगा बच्चों कि आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल जो है आपके दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला नंबर में 31वां नंबर में जो सवाल दिया गया है बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? तो हम लोग का जो गाड़ी होता है बच्चों, जो वाहन होता है, उसमें पश्च दृश्य को देखने के लिए, पीछे की दृश्य को देखने के लिए जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है? यहाँ पे अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर क्या है, आप इसे नोट करना। उत्तल दर्पण चालक या ड्राइवर को अपने पीछे वाहनों के बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाता है। तो जो चालक होता है, जो ड्राइवर होता है बच्चों, जैसे आप ड्राइवर हो, ठीक है, आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपके पीछे के वाहन जो है उसको बड़ा क्षेत्र को देखने में आपका सक्षम बनाता है वो। ठीक है, मतलब कि बड़े बड़े फिगर को एक छोटे से उत्तल दर्पण में आपको दिखा देता है। ठीक है, उत्तल दर्पण वस्तु की तुलना में बहुत छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बिल्कुल बच्चों, ठीक है, जो उत्तल दर्पण होता है ना, वस्तु की तुलना में, अगर पीछे बहुत बड़ा बस आ रहा है, ट्रक आ रहा है, तो ये एक छोटा सा दर्पण में, छोटा सा उत्तल दर्पण में वो चीज को दिखा देता है कि पीछे बस आ रहा है, पीछे ट्रक आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी कारण उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य, मतलब कि पीछे की दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बच्चों आप लोग चित्र में देख रहे होंगे, ठीक है, ये लड़की क्या है, ये बाइक चला रही है, बुलेट चला रही है। ठीक है, इसके दो साइड आपका मिरर लगा हुआ है। अगर गाड़ी ये साइड से आएगा तो इस मिरर में देखेगी, अगर गाड़ी ये साइड से आ रहा है तो इस मिरर में देखेगी, और अपना साइड ले लेगी। अगर साइड नहीं लेगी तो ये उड़ जाएगी, है ना। तो ये चीज हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं साइड मिरर किसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर चित्र के साथ आपको हम बताए हैं तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लेंस की क्षमता को परिभाषित करें और इसकी एसआई मात्रक लिखें। तो लेंस की क्षमता को इसको परिभाषित करना है। लेंस की क्षमता, ठीक है, मीटर में मापी गई लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाती है। तो जो मीटर में मापा जाता है बच्चों, लेंस की जो फोकस दूरी को मापा जाता है, उसका व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका सूत्र होता है बच्चों P बराबर 1/f। ठीक है, 1/f। ये फोकस दूरी का क्या होता है, उल्टा होता है लेंस की क्षमता, इसीलिए बोला गया है व्युत्क्रम। ठीक है, इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, जो इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, डायोप्टर, है ना। इसीलिए बच्चों आप लोग जब आंख दिखाने जाते होगा, अगर कोई भी दिखाने जाता होगा, तो उसका जो पावर मिलता होगा उसका आगे में डी लिखा होगा। डी मतलब डायोप्टर। ठीक है, जिसका किसी का 0.5 है, किसी का 1.5 है माइनस में, इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लेंस की क्षमता जो होता है, ठीक है, उसको P से प्रदर्शित करते हैं और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। तो याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है। एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? ठीक है, तो अगर कोई भी बच्चा पीछे बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको अगर ब्लैक बोर्ड साफ नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों, तो वो जो विद्यार्थी है, वो जो बच्चा है, वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। कैसे दृष्टि दोष से? निकट दृष्टि दोष से। क्यों? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, लेकिन परंतु दूर की वस्तुएं अच्छी साफ नहीं दिखाई देती। इसीलिए ये निकट दृष्टि दोष से ये व्यक्ति, ये विद्यार्थी पीड़ित है, और उसे जो है कैसे उसको दूर किया जा सकता है, तो उसे उचित क्षमता के अवतल लेंस से संशोधित किया जा सकता है। मतलब कि अवतल लेंस से उसको प्रयोग करके वो
अपना आंख को ठीक कर सकता है, मतलब कि चश्मा लग जाएगा उसका अवतल लेंस का, तब उसको ब्लैक बोर्ड जो है उसको साफ दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं कि ये लड़की चश्मा लगाई हुई है, ठीक है, और इसको निकट दृष्टि दोष है, मतलब कि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखा देते, इसलिए ये परेशान है कि हमको ब्लैक बोर्ड क्यों नहीं दिखाई दे रहा है साफ, ठीक है, तो ये परेशान है पूरी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चित्र के माध्यम से भी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दिए गए चित्र में कौन सी विक्रिया हो रही है, अभिक्रिया का समीकरण लिखें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, यहाँ पे खिड़की है और खिड़की से सनलाइट आ रहा है, ठीक है, सनलाइट आ रहा है मतलब सूरज की किरण आ रहा है, और यहाँ पे रखा गया है AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड रखा गया यहाँ पे, और ये बच्चों यहाँ से इसके साथ जब अभिक्रिया होगा, ठीक है, ये गर्म होगा धीरे धीरे, तो ये क्या होगा, जो सिल्वर है वो अलग हो जाएगा और क्लोराइड हो जाएगा अलग, मतलब कि AgCl को अब अगर हम गर्म करते हैं बच्चों, चाहे सूर्य की लाइट से करो चाहे कुछ से भी करो, है ना, तो वो अगर अलग अलग हो जाता है तो ये कौन सी विक्रिया है, ये वियोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो जो टूट कर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन करते हैं, वो वियोजित हो जाता है। समझ में आ गया? तो इसका उत्तर वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। दो तत्वों के नाम लिखें जिसका बाहरी कोष पूर्ण हो, ठीक है, बाहरी कोष का मतलब है बच्चों उसका बाहर का जो कोष है, ठीक है, बाहर का जो घर है उसका फुल हो। जैसे कि आप लोग को हम 4 घर के बारे में बताए थे, KLMN, ठीक है, ये 4 कोष होता है, ठीक है, जिसका बाहरी कोष फुल हो, मतलब पेट उसका पूरा फुल हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो तत्व को नाम बताना है आपको। तो नियॉन जो है बच्चों, ठीक है, नियॉन जो है ये 10 नंबर पे आता है, और इसका बाहर का जो घर होता है वो फुल होता है। कैसे? इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करें तो 2 8, ठीक है, और आपको पता है कि एल वाले घर में भी 8 ही लोग रह सकते हैं, इससे ज्यादा रह ही नहीं सकता है। तो बाहर वाला घर आप देखिए बच्चों, इसका सबसे लास्ट वाला घर में देखिए फुल है, इसका पेट क्या है, फुल है, तो नियॉन हो जाएगा। दूसरा आर्गन जो है बच्चों AR, ये 18 नंबर पे आता है, ठीक है, अगर इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो कैसे होगा, 2 8, देखिए पहला घर भी भर गया, दूसरा घर भी भर गया, तीसरा घर भी भर गया, मतलब कि तीसरा घर भी, इसका लास्ट वाला बाहरी कोष भी क्या है, पूरा फुल है, ठीक है, पूरा फुल है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 तत्वों का नाम नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। और भी आप लिख सकते हैं, लिथियम का भी लिख सकते हैं क्योंकि वो 2 होता है, ठीक है, और 2 भी पूरा फुल्ली फुल है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 पूछा था, इसलिए हम लोग नियॉन और आर्गन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और सभी बच्चों को शेयर कर देंगे, ठीक है, आपके जो भी फ्रेंड्स होंगे जो अपना तैयारी कर रहे होंगे 2024 के लिए, आपके जो रिलेटिव्स होंगे सभी को शेयर जबरदस्त तरीके से कर देना है, ठीक है। चलिए आगे, समजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है, तो समजातीय श्रेणी क्या है बच्चों, यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब समजातीय श्रेणी ऐसी श्रेणी है बच्चों, ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह है, ठीक है, एक ही प्रकार के, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों मेथोनिक एसिड में COOH, इसी तरीके से आप देख सकते हैं इथेनोइक एसिड में COOH, मतलब लास्ट में जो इसका बच्चों COOH है, सभी का सभी देखिए आप लास्ट में क्या है, COOH, मतलब कि एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, समजातीय श्रेणी, ठीक है, मतलब कि लास्ट में एक ही प्रकार का रहे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि COOH, अगर किसी के लास्ट में OH रहा तो भी आपका एक ही प्रकार का होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समजातीय, मतलब कि ये एक ही जात का है, क्या है, एक ही जात का है, क्लियर हुआ ना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है, तो द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार भिन्न है। सबसे पहले देखिए द्विखंडन क्या होता है, जब एक कोशिक जीव की कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, जब एक कोशिका जो है कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाती है तो उसको द्विखंडन कहेंगे। मतलब कि एक कोशिका ये टूटकर 2 भाग में बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है, ये 2 भाग में बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन बोलेंगे। जैसे कि हो गया अमीबा, ठीक है, अमीबा को भी आप देखे होंगे, ठीक है, ये क्या है, एक कोशिकीय जीव है, ये इस तरीके से होता है मान लो, ठीक है, टेढ़ा पड़ा, ठीक है, और ये धीरे धीरे कट करके ये 2 भाग में बढ़ जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विखंडन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, द्विखंडन, ठीक है। आगे देखिए बहुखंडन क्या है। बहुखंडन, जब एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है तो इसे कहते हैं हर कोशिका विकसित होकर नए जीव का विकसित करता है। मतलब कि बच्चों यहाँ पे मान लो कि एक जीव है, ठीक है, मान लो कि स्पाइगोरा है, ठीक है, ये देखिए 3 भाग में बढ़ गया, ठीक है, ये 3 भाग में बढ़ गया और फिर ये 3 भाग क्या हुआ कि फिर ये 3 भाग में बढ़ गया। मतलब कि ये अनेक संतति का उत्पादन करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं,
जनन करते हैं, ठीक है। तो और ये नए जीव का, हमेशा नए जीव का विकसित करते हैं, ठीक है। जैसे स्पाइगोयरा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, तो ये चीज आप आपके उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हम लोग। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर क्या है, ठीक है। तो पर्यावरण को बचाने के लिए बच्चों 5 प्रकार के आर जो दिए गए हैं। सबसे पहला नंबर पे आपका देखिए, ये पहला रिफ्यूज, क्या है ये रिफ्यूज। दूसरा नंबर पे आपका रिड्यूज है, तीसरा नंबर पे रीयूज है, और चौथा नंबर पे रीप्रपोज है, और पांचवा नंबर पे आपका रिसाइकल है, ठीक है। तो ये पांचों का मतलब क्या होता है बच्चों, ये समझ लो कि अगर आपको पर्यावरण को बचाना है, आपको एनवायरमेंट को बचाना है बच्चों, तो सबसे पहले रिफ्यूज करो, ठीक है। वैसे वस्तुओं को आपको रिफ्यूज करना है, वैसे वस्तुओं को इनकार करना है, वैसे वस्तुओं को अस्वीकार करना है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हितैषी है, ठीक है। जो हानिकारक है पर्यावरण के लिए, सबसे पहले वैसी वस्तुओं को आपको इनकार करना है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक आपको सबसे पहले रिफ्यूज करना, बोलना नहीं लेना है हमको। अगर कोई दुकानदार देता है तो आपको नहीं लेना है, तो मतलब वैसी वस्तुओं को आपको इनकार करना है जो एनवायरमेंट के लिए, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है। दूसरा चीज रिड्यूज, ठीक है। अगर जो वस्तुएं हमारे पर्यावरण के लिए खराब है, ठीक है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम लोग को क्या करना है, कम उपयोग करना है, कम से कम। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक इसका एक अच्छा उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसका आपको कम उपयोग करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको थैला वगैरह का उपयोग करना है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट आता है रीयूज, मतलब कि पुनः उपयोग करना है बच्चों, ठीक है। क्या करना है, अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर पर्यावरण के लिए खराब है, पर्यावरण के लिए खराब है बच्चों, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, रीयूज करना है, मतलब कि बार बार उसका प्रयोग करना है, ठीक है। उसको एक बार में प्रयोग करके फेंक नहीं देना है, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक इसका हम एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, चूंकि ये आपका, इसको आप फील कर सकते हो, इसको मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है। आप अपने इसके बारे में सोच सकते हो। अगला देखिए क्या है, और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, लेकिन हम प्लास्टिक का भी एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। आगे देखिए क्या है, रीप्रपोज, मतलब कि पुनः प्रयोजन। क्या करना है, पुनः प्रयोजन करना है। पुनः प्रयोजन का मतलब हुआ बच्चों कि जो वस्तु जिस चीज के लिए बने हैं, अगर उसमें उपयोग नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसको दूसरी चीज में हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही बात। लास्ट आता है आपका रिसाइकल, मतलब आपको पुनः चक्रण करना है बच्चों, ठीक है, जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, ठीक है। जैसे कि रिसाइकल, कोई भी वस्तु है बच्चों, जैसे मान लो ये बहुत सारी प्लास्टिक हमारे पास जमा हो गई, ठीक है, तो उसको क्या करना है, गला करके फिर से नई प्लास्टिक का उत्पादन करना है, ठीक है, तो इसको रिसाइकल भी करना है। तो ये 5 आर का मतलब आपको मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, आप अपने कैप सर के लिए कम से कम शेयर सभी लोगों को कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। यहां से आपका कुछ 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें 6 प्रश्न को उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। कितना अंक का है, 3 अंक का है, ठीक है। देखिए 39 नंबर सवाल क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, आपके जो मॉडल पेपर वहां पे अवतल लेंस लिखा गया है, आपको वहां पे उत्तल लेंस कर देना है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब की स्थिति आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिख लेंगे हम। क्या क्या दिया हुआ है जी, तो आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, तो लंबाई हम लोग यहाँ पे लिख दिए h1, ठीक है। बाद में क्या दिया हुआ आपका, फोकस दूरी आपका दिया हुआ है 10, तो 10 लिख देंगे। आपको इसमें प्लस में लिखना है क्योंकि उत्तल लेंस है। और u जो है बच्चों जो बिंब की दूरी है, ठीक है, बिंब की दूरी ये आपका -25 है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप v बराबर आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका लेंस सूत्र से प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, u को हम ये साइड ले आते हैं, ठीक है, 1/u को हम ये साइड ले आते हैं, तो ये माइनस में है, इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे मान को। 1/v बराबर देखिए 1/f है, तो f का मान कितना था, 10 था, तो यहाँ पे 10 लिख दिए, 1/10 प्लस 1/u, तो 1u का मान कितना था, 25 -25, तो -25 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 और 25 का एलसीएम 50 हो जाएगा, और 10 को कितना बार पढ़ेंगे, 50 आएगा, तो 10 को 5 बार पढ़ेंगे, 5 को 1 से गुना करेंगे 5, और 25 को कितना बार पढ़ेंगे, 50 आएगा, तो 2 बार, और 2 को 1 से गुना करेंगे 2, तो मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/v बराबर 3/50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/50, और v का मान कितना हो जाएगा, 50/3, क्योंकि उल्टा हो जाता है, पता है ना बच्चों। जैसे कि 1/v बराबर अगर 3/50 है, ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, v बराबर 50/3 हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए 50/3 आ गया। अब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16.66। ठीक है, मतलब कि भी का मान निकल गया इसका 16.66 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हम लोग निकालेंगे इसका आवर्धन, मतलब कि प्रतिबिंब की स्थिति समझ में आ गया कि कितना दूरी पर बनेगा, 16.66 पर बनेगा। लेकिन अब इसका प्रकृति को हम लोग देखते हैं कि कितना ऊंचाई होगा, इसका आकार को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आवर्धन निकालते हैं हम लोग। आवर्धन कैसे निकालता है, फॉर्मूला होता है m बराबर v/u। तो v/u को हम लोग अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो v हमारा कितना था 50/3, तो यहाँ लिख दिए 50/3। ठीक है, कितना लिख दिए 50/3। और u कितना था जी, तो u माइनस नीचे था ना, तो -25। ठीक है, 25 दूनी 50, मतलब कि कितना हो जाएगा 2/3, तो -2/3 लिख दिए v/u। अब एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है कि m बराबर h2/h1। ठीक है, तो m कितना है यहाँ पे आपका देख सकते हैं, m आपका 2/3, तो 2/3 लिख दिए h2/h1। तो h2 नहीं पता हमको, मतलब कि प्रतिबिंब की आकार हमको नहीं पता है, तो वो लिख दिए। लेकिन बिंब का आकार हमको पता है, कितना लंबाई है, कितना 5 है। तो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल जब करेंगे बच्चों तो हमारा h2 का वैल्यू निकल जाएगा -10/3। ठीक है, -10/3। और इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा -3.3 सेंटीमीटर। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगा वो 16.6 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि v बराबर कितना दिया होता 16.6। और इसकी प्रकृति क्या होगी, तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वास्तविक इसलिए कि माइनस में है, प्लस में रहता तो आभासी बनता, तो माइनस में है तो वास्तविक बना। और उल्टा बनेगा, क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। कैसे छोटा होगा, क्योंकि वस्तु था कितना 5 था और h2 कितना निकला, प्रतिबिंब कितना निकला -3.3, मतलब कि वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको उम्मीद है कि हम पूरे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आपको रोक रोक के वीडियो देखना है, 2 पार्ट में करके देखना है, लेकिन देखना है। ठीक है, क्या है अगला सवाल, एक विद्युत सर्किट का एक आलेख बनाए जिसमें प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल की बैटरी, एक 5 ओम प्रतिरोध और एक 8 ओम प्रतिरोध और एक 12 ओम प्रतिरोध एक प्लग कुंजी की श्रेणी क्रम में जोड़े। तो बहुत आसान है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है, एक विद्युत परिपथ बनाना है। हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपका बना हुआ है, लेकिन मैं इसी को देखकर बताता हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या बोला है कि जी, बोला है 2 वोल्ट के 3 सेल निकालना है। ठीक है, तो 2 वोल्ट के अगर हम लोग बनाते हैं बच्चों यहाँ पे, तो 3 सेल बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 2 6 वोल्ट हो जाएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको एक कुंजी डाल देंगे। कुंजी मतलब होता है स्विच डाल दिए। ठीक है, और यहाँ पे 3 प्रतिरोध डालने बोला है, तो 1 प्रतिरोध, 2 प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध। और तीनों का नाम क्या क्या है, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम। ठीक है, और आपका ये बन चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर में आपका बना हुआ है। ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ कि ड्रॉ करने में आपको परेशानी ना हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखें। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है बच्चों, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वैसा संतत काल्पनिक बंद वक्र है। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसा काल्पनिक वक्र है, मतलब कि ऐसा नहीं कि ये रियल है, मतलब काल्पनिक, कल्पना कर सकते हैं सिर्फ ये वक्र को। मतलब ये जो रेखा है इसको हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाते हैं। यही आपका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र के गुणों को लिखने बोल रहा है, तो गुण को लिखते हैं हम लोग। ये रेखाएं बंद वक्र रेखाएं होती है। देख सकते हैं आप, ये कैसी है, बंद वक्र रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती है, मतलब नॉर्थ से स्टार्ट होता है और दक्षिणी ध्रुव तक जाता है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोग कर सकते हैं पहला पॉइंट में। दूसरा गुण क्या है, चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। तो देख लियो यहाँ पे जितना भी रेखा है बच्चों, कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, कोई ऐसा काट रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट को लिख सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है आप लोग, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में हम लोग। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाएं। ठीक है, अब भैया रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, बहुत ही आसान है। रेडॉक्स अभिक्रिया जब उपचयन और अपचयन साथ साथ में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में अपचयन तथा उपचयन साथ साथ होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन उपचयन क्या है बच्चों, अपचयन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उपचयन जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो और ऑक्सीजन की कमी भी हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसका उदाहरण से समझ लेते हैं हम लोग।
क्या है उदाहरण? देखिए CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड को H2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाया जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है और H2O बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। कैसे हो रहा है वो समझो। यहाँ पे देखो सबसे पहला अपचयन हो रहा है, कैसे? कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे सिर्फ कॉपर हो रहा है, मतलब कि देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए H2 हाइड्रोजन जो है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। उपचयन भी हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था लेकिन यहाँ पे जो अभिक्रिया के बाद हम देखें तो ऑक्सीजन आ गया है, तो यहाँ पे उपचयन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो उसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं आप, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हटता है अतः CuO अपचयन होता है तथा H2 ऑक्सीजन जुड़ता है इसलिए H2 क्या है, उपचयन होता है। क्लियर है? कितना आसान है बताओ। लॉलीपॉप सवाल पूछा गया बच्चों इस बार। ठीक है, क्या है, कार्बनिक यौगिक के अणुसूत्र का संरचना लिखो। बहुत ही आसान है, ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन को हम लोग सूत्र होता है बच्चों C3H8CO। क्या होता है? C3H8CO। देखिए इसका आप ये अणुसूत्र हो गया आपका। अब संरचना क्या है ये आप देख लो यहाँ पे। जैसे पे यहाँ पे देख लो बच्चों C3 है तो कितने C है, 3 ठो है, तो सबसे पहले हम 3 ठो C बना देंगे और एक और C भी है बगल में तो इसको भी हम लोग यहाँ पे C बना देंगे। ठीक है, फिर H कितना ठो, 8 ठो, तो 1H 2H 3H 4H 5H 6 7 और एक 8 H हो गया आपका। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन 2 है तो इस पे आपका डबल बॉन्ड लगता है। ठीक है, तो ये आप इसका ब्यूटोन का क्या हो गया, संरचना हो गया। एक चीज आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जितना भी C रहेगा उसका 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, 4 होता है, तो आप इस चीज को याद रखना है। देख लो जितना भी C है वहां पे 4 है कि नहीं है? सर बीच वाला में 3 ही लग रहा है सर, 1 2, अरे देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लोरोपेंटेन। तो क्लोरोपेंटेन का हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले इसका अणुसूत्र क्या होता है, C5H11Cl। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। C 5 ठो कर देंगे पहले, 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर H11, H के ठो डालेंगे बच्चों, 11 ठो डालेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 हो गया, 10 हो जाएगा यहाँ से और 11 है ना। चलिए 10 और ये आपका हो गया 11। ठीक है, और एक और C 5 हो गया, H11 हो गया, Cl 1 बच गया, तो Cl यहाँ बना दो। अब देखो हर कार्बन का 4 बॉन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल सर, हर कार्बन का 4 बॉन्ड है। देख लो 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में है। ठीक है, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, मेथेनॉल। ठीक है, क्या है, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल का अणुसूत्र जो होता है बच्चों ये क्या होता है, HCHO। ठीक है, इसका कैसे बनाएंगे हम लोग सूत्र देखिएगा। सबसे पहले C के ठो है जी, 1 ठो है। कितना ठो, 1 ठो। इसका 4 बॉन्ड तो होना चाहिए जी सर, होना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो के ठो H है जी, यहाँ पे 2 ठो है तो 2 ठो H डाल दो। सबसे पहला H दूसरा H, लेकिन सर 2 ही बॉन्ड हुआ, 4 बॉन्ड निकालना है। चलो निकालते हैं, उसको भी कोई उपाय लगाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा दो। ऑक्सीजन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड लगता है क्योंकि ऑक्सीजन में 2 होता है। ठीक है, अणु। ठीक है, 6 और 2 8 होता है ना, तो 6 और 2, तो ये इसको आप उतार सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। मनुष्य में 3 हार्मोन के नाम लिखे और इसके कार्य लिखे। तो मनुष्य के बहुत सारे हार्मोन है लेकिन इसमें हमको मात्र 3 ही हार्मोन को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है बच्चों, ये हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। कहां से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। ये रक्त ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। ये रक्त के ग्लूकोज के स्तर को है ना क्या करता है, कम करता है। और अग्नाशय ग्रंथि अमाशय से पीछे पेट में पाई जाती है। जो अग्नाशय ग्रंथि है अमाशय के पीछे पेट में पाई जाती है, जो खाने को आसानी से पचाने के लिए हार्मोन और एंजाइम स्रावित करती है। मतलब कि खाना को पचाने में ये ग्रंथि जो है अमाशय ग्रंथि ये आपका एंजाइम उत्पन्न करता है। ठीक है, जो पचाने के लिए लाभ होता है। अब देखते हैं दूसरा हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन क्या है बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन महिलाओं में पाए जाने वाला सेक्स हार्मोन अंडाशय में निर्मित होता है। कहां पे होता है ये, अंडाशय में निर्मित होता है, जो महिला में ही पाया जाता है। ये जो हार्मोन है ना महिला में ही पाया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ अंडाशय में निर्मित होता है। जो कहां पे हेल्प होता है, प्रेगनेंसी, पीरियड्स, ठीक है, मोनोपॉज के लिए हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, ठीक है, कहां के लिए ये जिम्मेदार है बच्चों, तो प्रेगनेंसी, पीरियड्स और मोनोपॉज के लिए ये जिम्मेदार होता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए कौन सा हार्मोन है,
प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, प्रेग्नेंट महिला में प्रेगनेंसी बनाए रखने में इस हार्मोन का विशेष महत्व है। ठीक है, ये जो हार्मोन है ना बच्चों, ये महिला के प्रेगनेंसी बनाए रखने में ये हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, शरीर को गर्भधारण के लिए तैयार करना और पीरियड्स को नियंत्रित करना इस हार्मोन के कार्य है। ठीक है, मतलब कि गर्भधारण तैयार करना और पीरियड्स को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो 3 हम लोग लिख लिए, एक एक्स्ट्रा भी आपको बता देते हैं। अगर आपका 3 मार्क्स का आता है तो 3 ठो ही लिखना, 4 मार्क्स का आता है 4 ठो लिखना, 5 मार्क्स का आता है तो 5 लिखना। तो हम 4 आपको हम बता दे रहे हैं। एक और होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये हार्मोन कहां पाया जाता है बच्चों, तो ये पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, पुरुषों में पाया जाने वाला सेक्स हार्मोन है जो एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड होता है जो शरीर की मांसपेशियों का निर्माण में मदद करता है। यह हार्मोन पुरुषों के शुक्राणु और यौन अंग विकसित करने में मदद करता है। तो पुरुष के जो जनन अंग होता है, यौन अंग होता है, ठीक है, पुरुष का जो शुक्राणु होता है उसको विकसित करने में ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है ये हेल्प करता है, मदद करता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत को क्यों ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि हम लोग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, मतलब कि बहुविकल्प है, बहुत सारे ऊर्जा का स्रोत है, मतलब हम लोग और भी ऊर्जा का स्रोत क्यों खोजते हैं। हम लोग तो गैस से ऊर्जा मिल ही जा रहा है, सूरज से मिल ही जा रहा है, कोयला से मिल ही जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि और कुछ मिल जाए, है ना। तो हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं वैकल्पिक स्रोत पे, सिर्फ एक पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। हम लोग सिर्फ सूरज से हम लोग जो ऊर्जा मिलता है उस पर हम लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी पे हम लोग क्यों ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे जीवन में ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पता है कि नहीं। बिल्कुल, हमारे जीवन में देखिए क्या लिखा है, हमारे जीवन के लिए ऊर्जा का प्रयोग हर क्षेत्र में आवश्यक है। बिल्कुल, हर क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है। ठीक है, हर क्षेत्र में, चाहे आप कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, ठीक है, चाहे आपका कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, हर क्षेत्र में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र हो, ठीक है, हर क्षेत्र में आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। मतलब कि जीवाश्म ईंधन जितना है, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये अनवीकरणीय स्रोत है, मतलब नवीकरणीय नहीं है। मतलब ये एक टाइम पे ये सारे ईंधन खत्म हो जाएंगे। जैसे जैसे हमारे भारत में, हमारे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये स्रोत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये सोर्स खत्म हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर कोयला मिल रहा है तो आज से कुछ सालों के बाद आपको कोयला मिलना बंद हो जाएगा। ठीक है, पेट्रोलियम, जितने पेट्रोल वगैरह है, जितना तेल वगैरह, ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये सब क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। तो इन्हें बचाने की आवश्यकता है। यही सब स्रोत को, यही सब चीजों को, यही सब खनिजों को, ठीक है, यही सब गैसों को हम लोग को क्या करना है, बचाना है। इसीलिए हम लोग वैकल्पिक स्रोत पर ध्यान देते हैं, मतलब कि और भी कुछ मिल जाए। ठीक है, पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में मौजूद है, एकदम सीमित है। ठीक है, ये सीमित है बच्चों, कभी भी खत्म हो सकता है। यदि हम इनका प्रयोग इसी तरह से करते रहे तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। अगर हम लोग इसी तरीके से प्रयोग करते जाए तो ये सारी चीज, ये जो सारे जो है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, अंततः हमें ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत के बारे में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में ध्यान देना चाहिए, पवन ऊर्जा, ये सारी चीज को हम लोग ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग को जीवाश्म ईंधन पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आज न कल खत्म होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग वैकल्पिक स्रोत पर ध्यान देते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है। ठीक है, तो ओजोन परत के लिए हमारे क्षति के लिए चिंता का विषय क्यों है। तो ओजोन जो परत है बच्चों, ठीक है, जो आपका ओजोन परत है, इस क्षति को सीमित करने के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो ओजोन जो परत है बच्चों, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है। कैसे लाभदायक है, ठीक है, इसलिए लाभदायक है कि सूर्य की जो तीखी किरणें जो आती है, सूरज की जो तीखी किरणें आती है, ठीक है, ये ओजोन परत इसको ढकता है। ठीक है, ये किरणें को कम कर देता है। लेकिन अगर ये ओजोन परत नहीं होता, सूरज की किरण डायरेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ती, हमारे पृथ्वी पर पड़ता, तो हमारे लिए बहुत नुकसान होता। ठीक है, मतलब हमारा स्किन खराब हो जाता, कैंसर बीमारी हो जाता, बहुत सारे। ठीक है, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए अत्यंत चिंता का विषय है। बिल्कुल, क्योंकि यदि क्षति अधिक होती है तो अधिक से अधिक बैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आएगी, जो हमारे लिए निम्न प्रकार का हानिकारक प्रभाव डालता है। बिल्कुल बच्चों, अगर ओजोन परत इसी तरीके से क्षति होते जाए, ठीक है, खत्म होते जाए, ठीक है, ओजोन परत पतला होते जाए, तो ये क्या होगा, हमारे लिए नुकसान है। ठीक
ठीक है, क्योंकि ये जो तीखी किरणें हैं सूर्य की हमारे पृथ्वी पे आएगी और हमें नुकसान करेगी। ठीक है, अब देखिए क्या है, इससे क्या क्या नुकसान होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, इनका प्रभाव त्वचा पे पड़ता है, मतलब हमारी स्किन पे, हमारे चमड़े पे पड़ता है। इससे त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, त्वचा कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। पौधों में वृद्धि दर कम हो जाती है। अगर ये किरणें, ये तीखी किरणें अगर पौधे पे भी पड़ेगी तो इसका जो वृद्धि दर है, जो बढ़ती है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये सूक्ष्म जीवों और अपघटकों को मारती है, जिससे परितंत्र में असंतुलन उत्पन्न होता है। मतलब कि ये क्या करती है, सूक्ष्म जीवों को मारती है, जिससे परितंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगर सूक्ष्म जीव को मार देगा बच्चों तो इनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब मान लो कि सभी जीव जंतु धीरे धीरे मरते जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, है ना, बहुत सारे ऐसे चीज है जो कि डिसबैलेंस हो जाएगा। अब देखिए ओजोन परत की क्षति के कम करने को पाए। अच्छा, एक आप लोग को हम कमेंट कर ले, ये क्वेश्चन देते हैं कि ओजोन परत जो है बच्चों किस मंडल में पाया जाता है। चलिए ये आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, किस मंडल में पाया जाता है ओजोन परत। ठीक है, मजा आ रहा है ना भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला इसका देखते हैं कि ओजोन परत को क्षति करने का क्या कम उपाय है। ठीक है, तो देखिए एरोसोल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को कम से कम उपयोग करना है। हम लोग को क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कम से कम उपयोग करना है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से उत्पन्न होता है बच्चों, तो हम लोग के घर में जो फ्रिज AC वगैरह होता है ना, उसी से निकलता है। उसका हम लोग को प्रयोग कम से कम करना है। ठीक है, दूसरा सुपरसोनिक विमानों को कम से कम उपयोग करना है। सुपरसोनिक जो विमान है बच्चों उसका भी कम से कम उपयोग करना है। संसार में नाभिकीय विस्फोट का नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है किस पर, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विस्फोट पर। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाएं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि का स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है। ये क्या है, एक प्रकार का मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। मतलब कि ये विद्युत ऊर्जा को अगर उसमें हम करंट पास करेंगे तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। जैसे कि समझिए बच्चों, जैसे कि आपका मोटर हो गया, जेट पंप हो गया, टुलू पंप हो गया, आपका जो ये वॉशिंग मशीन हो गया, आपका जो मिक्सर मशीन हो गया, ये सारी चीज आपका क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि मान लो कि वॉशिंग मशीन है, ठीक है, यहाँ पे हम करंट पास करते हैं तो ये घूर्णन गति में इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर दे रहा है। तो ये कैसे काम करता है बच्चों, इसको देखते हैं। सिद्धांत क्या है इसका, तो ये सिद्धांत क्या है, जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे एक बल कार्य करता है जो कुंडली के उसके अक्ष को घुमाता है। जी बिल्कुल बच्चों, अगर मान लो कि कोई कुंडली है और साइड में दो चुंबक डाला हुआ है, ठीक है, और इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, चुंबकीय विद्युत बल उत्पन्न होता है और ये घूर्णन गति में इसको चेंज करता है। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका दो चुंबक लगा हुआ है, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, बीच में क्या है, आपका कुंडली लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से आपका करंट पास किया जाता है और ये करंट पास होते ही ये घूर्णन में चेंजेस होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका सिद्धांत क्या है, कार्य क्या है। देखिए शुरुआत में कुंडली ABCD को शक्तिशाली चुंबकियों के मध्य, आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, नोट नहीं करते बाबू, ठीक है, बहुत ही आसान है। क्या है, जब कुंडली ABC को शक्तिशाली चुंबक को मध्य में रखा जाता है तो कुंडली चुंबकों के जोड़ों के बीच समांतर होती है। ठीक है, जब ABCD कुंडली को क्या रखा जाता है, चुंबक के बीच में रखा जाता है। जब कार्बन ब्रूसो B1 B2 से होते हैं तो अर्ध गोले छल्लो S1 S2 के द्वारा कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, तो आप चित्र को भी अच्छे से देख लेंगे। क्या है, धारा की दिशा C से D और A से B की ओर है। ठीक है, तो कुंडली चुंबकीय जोड़ों के प्रभाव को घूम जाती है। ठीक है, जो चित्र में आप जैसे देख सकते हैं, और कुंडली वामावर्ती घूमने लगती है। ठीक है, मतलब ये क्या होती है, कुंडली धीरे घूमने लगती है चुंबकीय प्रभाव के कारण। ठीक है, S1 और S2 कुंडली के अर्ध चक्र के बाद विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करते हैं और इस प्रकार की कुंडली निरंतर घूमती रहती है, मतलब रेगुलर तरीके से घूमती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। आगे एक सवाल था आप लोगों का, स्प्लिट जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर में स्प्लिट रिंग जो है जिसे कम्युटेटर के रूप में भी जाना जाता है, कॉइल के हर आधे घूर्णन के बाद कॉइल के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को उलट देता है। इससे कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। ठीक है, तो ये आप पॉइंट को अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन क्या है।
ठीक है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन मतलब कि पार्श्व क्रम संयोजन। मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? सबसे पहला समांतर क्रम संयोजन, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन और तीसरा ओम का नियम। तीनों में से 110% रख लो कि एक क्वेश्चन आएगा, तो तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। हम यहाँ पे आपको समांतर क्रम संयोजन के बारे में बता दे रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को एक वीडियो में आपको ये ओम का नियम भी बताए थे और श्रेणी क्रम का भी बताए थे। ठीक है, तो आप सबको देख लेना। क्या है समांतर क्रम संयोजन? ठीक है, तो इसको देखिए कैसे लिखना है। सो प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे को एक ए बिंदु से जोड़ देते हैं और तथा सभी प्रतिरोधकों को दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं, तो और आगे भी प्रतिरोधकों के इसी क्रम में जोड़ते हैं, तो प्रतिरोधकों कि इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों कि तीनों प्रतिरोध जो है आपका R1, R2, R3 उसका एक छोर को एक साथ जोड़ दिए तीनों करके। ठीक है, इसका ए बिंदु मिला दिए और तीनों प्रतिरोध का दूसरा छोर को हम लोग मिला दिए और उसको बी बिंदु दे दिए। जब इस तरीके का हम लोग संयोजन करते हैं तो इसको हम लोग समांतर क्रम संयोजन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक दूसरे के क्या है, समांतर है। क्लियर हो गया? चलो अब देखिए यहाँ पे आप इस चित्र को आप लोग को ड्रॉ कर लेना है। प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजन। माना 3 प्रतिरोध, ठीक है, माना 3 प्रतिरोध, यहां से लिखना है आपको, माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इन पर सभी विभव की मात्रा समान होगी। मतलब इसकी विभवांतर जो होगी बच्चों सभी का सभी समान होगी, लेकिन विद्युत धारा जो होगा अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब R1 में अलग विद्युत धारा जाएगा, R2 में अलग और R3 में अलग विद्युत धारा जाएगा, लेकिन विभवांतर क्या होगा, समान होगा। तो हम यहाँ पे ओम का नियम लगाएंगे बच्चों, जो कि फॉर्मूला होता है I बराबर V बटा R। ठीक है, तो सभी पे लगाएंगे, तीनों प्रतिरोध पे। तो तीनों प्रतिरोध पे कैसे लगाएंगे? I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 जब लेंगे तो V बटा R3 को लेंगे। ठीक है, मतलब कि जब धारा 1 को लेंगे तो प्रतिरोध R1 को लेंगे और धारा 2 को लेंगे तो प्रतिरोध R2 को लेंगे और धारा 3 को लेंगे तो R3 लेंगे। तो ओम का नियम से हम इसको लागू कर दिए। अब क्या करेंगे हम कि बिंदुओं A तथा B के कुल धारा कितना हो जाएगा, कुल धारा, तो I बराबर I1, I2, I3, मतलब तीनों को धारा को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, A और B की कुल धारा हम लोग का निकल जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V, यहाँ पे हम तीनों को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये साइड अगर हम I1, I2, I3 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा I हो जाएगा और बराबर में V, मतलब कि लेफ्ट साइड को जोड़ेंगे तो राइट साइड भी जुटेगा ना जी, बिल्कुल देख सकते हैं आप। एक मिनट आपको समझाते हैं हम। देखिए लेफ्ट साइड को अगर हम जोड़ते हैं मान लो I1, I2, I3 को, तो राइट साइड भी जुड़ जाएगा, तो वही चीज को हम राइट साइड को भी इधर जोड़ दिए। अब यहाँ पे हम राइट साइड को जब जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा कि I बराबर V बटा R। ठीक है, I बटा V बराबर R। अब दोनों समीकरण को हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है, दोनों समीकरण को लेंगे तो I बराबर V बटा R आपको पता है, तो V बटा R बराबर V बटा R1, V बटा R2 और V बटा R3। अब यहाँ पे हम V को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि V तीनों में है, तो V को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, R1 बटा R1, R2 और 1 बटा R3। ठीक है, तो V बटा R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V बराबर V कट जाएगा यहाँ पे, तो 1 बटा R बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा R1, 1 बटा R2 और 1 बटा R3। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, समांतर क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आयनिक आबंध क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आयनिक आबंध क्या है? आयनिक यौगिक गुणधर्म को लिखें, इलेक्ट्रॉनिक का हस्तांतरण और NO2 को निर्माण को दिखाएं। तो आयनिक आबंध क्या है? ठीक है, एक धातु से आधातु में इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो रासायनिक बंध बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों, एक धातु और अधातु को इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण जब कराया जाता है, इलेक्ट्रॉन जब हस्तांतरण करते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा कि धातु क्या करते हैं, आधातु को बॉन्ड बनाता है, आधातु से बॉन्ड बनाता है। इसी जो बंध बनता है ना, इसी को जो बंध बनता है इसी को हम लोग आयनिक बंध कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जब सोडियम धातु ऑक्सीजन गैस के साथ एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये तीव्र अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनता है। मतलब कि धातु और अधातु को यहाँ पे जब अभिक्रिया होता है बच्चों, जब सामने लाया जाता है तो अभिक्रिया करता है, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम ऑक्साइड होना चाहिए, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, Na2O, सोडियम के ठो है बाबू, तो सोडियम यहाँ पे 2 ठो है, तो यहाँ पे लिख देंगे सोडियम 2 ठो, लिख दिए है ना, सोडियम Na
और Na, 2 ठो लिख दिए। और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। तो इसका जो बाहरी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन है कितना है? 1 है। तो यहाँ पे लगा देंगे 1 और 1। तो 1 सोडियम में 1, 1 सोडियम में 1। अब यहाँ आते हैं हम लोग ऑक्सीजन, चूंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों? तो इसका होता है 2 और 6। तो बाहरी कक्षा में कितना है? 6। तो यहाँ पे हम 6 लिख देंगे, 2, 2 4 और 2 6। ठीक है। अब देखो, हर कोई अपना घर को भरना चाहता है। हर कोई क्या करता है? अपना घर को भरना चाहता है। समझ में आ रही बात? तो अब क्या करेगा यहाँ पे भरने के लिए? देखिए सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे 2 है पहले से, ठीक है, और इसको चाहिए कितना चाहिए? यहाँ पे 7 चाहिए इसको, ठीक है। तो 6 और 1 यहाँ पे क्या ले लेगा? 7 ले लेगा, ठीक है। तो ये इसके साथ मिलेगा, ठीक है, मतलब 6 और 1 7 हो जाएगा, तब ये अपना घर को पूरा भर लेगा, ठीक है, ठीक है। और इसी तरीके से ऑक्सीजन क्या करेगा? यहाँ पे आपका 6 पहले से है, ठीक है, 6 पहले से है और इसमें घट कितना रहा? 2। तो 2 किससे ले लेगा? ये सोडियम से ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो आबंध बनता है बच्चों, मतलब लेन देन का जो आबंध बनता है, इसी को हम लोग आयनिक आबंध कहते हैं। और यहाँ पे आप चित्र को देख सकते हैं, ठीक है। आपका सोडियम क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, क्योंकि सोडियम किसी को दे रहा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपका सोडियम लेगा नहीं जी, सोडियम चूंकि देगा, चूंकि एक किसी को लेता नहीं है, ठीक है, ये किसी को देता है। लेकिन ये क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके थे धातु देता है, धातु लेता नहीं है, ठीक है। तो धातु देगा किसको? ये अधातु को देगा। ऑक्सीजन पूरा फुल हो जाएगा और धातु भी फुल और अधातु भी फुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मिसेल क्या है? साबुन की सफाई प्रक्रिया को क्रियाविधि समझाए। तो मिसेल मेरे प्यारे बच्चों, मिसेल क्या है? मिसेल साबुन को जल में घोलने पर साबुन के कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं। जब आप साबुन को जल में घोलते हैं बच्चों, है ना, तो क्या होता है? उसमें एक झाग बन जाता है, ठीक है, जिसमें लंबी कम्यून म्यूखला वाला भाग आंतरिक हिस्से में होता है और आयनिक भाग सतह पर होता है, मतलब ऊपर होता है। इस संरचना को मिसेल कहते हैं, जैसे कि आप चित्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। चलिए, क्रियाविधि। अब हमारा कपड़ा जो है ये किस तरीके का साफ होता है, कैसे साफ होता है, वो चीज हम लोग देखते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के भीतर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की विशेष व्यवस्था होती है, जिससे इसको हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं को बड़ा समूह बनने के कारण होता है। यह हाइड्रोफोबिक पुंछ समूह के भीतरी हिस्से में होता है, ठीक है, जबकि उसका आयनिक सिरा समूह के सतह पर होता है। पहले भी बता चुके, जो उसका आयनिक सिरा होता है वो कहाँ होता है? सतह पर होता है, ठीक है। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। तैलीय मैल, ठीक है, तैलीय मैल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाता है। तेलीय जो मैल है ना, जो तेल वाला मैल होता है, वो क्या होता है? मिसेल में के एक केंद्र में एकत्र हो जाता है। मिसेल विलयन में क्लोराइड के रूप में बना हो रहता है तथा आयन विकर्षण के कारण वह अवक्षेपित नहीं होता, अतः मिसेल में तैरता मैल रगड़कर और डंडे से पीटकर आसानी से हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से आपका कपड़ा साफ होता है, तो आप इसे भी नोट कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाए, मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण को समझाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, मानव को जो हृदय है ना, ये इस तरीके से होता है। आप अगर अपना हाथ से बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपना दोनों हाथ को मोड़ लेंगे मुट्ठी भर और उसको दोनों को एक साथ कर देंगे, तो उससे हम लोग का क्या बन जाएगा? ये मानव हृदय का एक चित्र, मानव हृदय के जैसा वो एक फिगर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चित्र हम लोग बना दिया। अब चित्र को आपको ड्रॉ कर लेना है अच्छे से बच्चों, ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, इसका मानव में दोहरा परिसंचरण जो होता है, ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है बच्चों, ये आपको हम बताते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले लंग्स जो होता है बच्चों, ठीक है, जो आपका फेफड़ा होता है, इसमें आपका ब्लड होता है, ठीक है, इसमें आपका रुधिर होता है, वो भी ऑक्सीजन जनित, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त होता है, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन, मतलब कि वो ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। ये क्या होता है, फुफ्फुस सिराएं से ये दोनों, ये जो है ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है वो आता है, और ये कहाँ आता है? बायां नीलय में आता है। बायां नीलय से होते हुए कहाँ निकल जाता है? ये महाधमनी में चला जाता है, और महाधमनी से ये पूरा बॉडी में फैल जाता है, और पूरा बॉडी में जो होता है बच्चों, पूरा आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है वो फिर से ये कहां से घुसता है? तो ये आपका घुसता है आपका यहाँ से,
शरीर के निचले भाग महाशिरा यहाँ से घुसता है और घुसने के बाद यह कहाँ पे आता है, दाया निलय में आता है और यहाँ से फिर ऊपर जाते हुए ये फुफ्फुस धमनिया में चला जाता है और फिर ये लंग्स में चला जाता है। मतलब लंग्स में यहाँ पर 2 बार जाता है, ठीक है। मतलब कि मानव में जो ब्लड आता है ना, एक बार साफ रक्त आता है और एक बार गंदा रक्त जाता है। तो ये यहाँ पे मनुष्य के जो ब्लड है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है, मनुष्य में रुधिर का दोहरा परिसंचरण। हृदय से रक्त का परिसंचरण के साथ 2 परिपथों में होता है, बिल्कुल 2 परिपथ में होता है, 2 रास्तों में होता है। अतः रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। निम्न प्रकार से होता है, कैसे होता है बच्चों, तो फुफ्फुस परिसंचरण। इस परिसंचरण में रुधिर फुफ्फुस शिरा से द्वारा रुधिर फेफड़ों के बाएं आलिन में आता है, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। फिर सिस्टमैटिक परिसंचरण कैसे होता है, इस परिसंचरण में रुधिर बाएं नीले से महाधमनी में आता है, शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। मतलब कि पूरा जो शुद्ध ब्लड होता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, वो पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त अग्र और पश्चिम महाशिराओं द्वारा दाएं आलिन में पहुंचता है और फिर से वो महाशिरा से निकलते हुए महाधमनी से निकलते हुए कहाँ चला जाता है, वो फिर वो कहाँ, लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका परिसंचरण होता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा प्रभावी है। तो मेंडल, ठीक है, मटर के दाने से कैसे पता चला था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप। मेंडल ने अपने प्रयोगों में 2 भिन्न गुणों के मटर के पौधों को संकरण कराया। तो मेंडल जो है प्रयोग के लिए, अपना एक्सपेरिमेंट के लिए 2 गुण के मटर के दाना को लिया, ठीक है। जैसे लंबे और बौने पौधे, मतलब 2 पौधा लिया, कौन कौन सा, एक लंबा पौधा लिया और एक बौना पौधा। परीक्षण करने पर पता चला कि प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे हुए। मतलब कि परीक्षण जब किया तो इसमें पता चला कि प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबे पौधे हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, कुछ बौने भी थे, ठीक है। पौधा का लंबा होना प्रभावी और बौना होना अप्रभावी लक्षण है। इस प्रकार मेंडल के द्वारा पता चला गया कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी है। कितना आसान लैंग्वेज में आपको लिखवा दिए हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। कि मेंडल 2 मटर के दाने को लिया, 2 मटर के पौधे को लिया, एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे, और इसको परीक्षण करवाया। तो लंबे वाले जो प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ कि सिर्फ लंबे पौधे निकले और दूसरा पीढ़ी में सिर्फ लंबे नहीं हुए, उसमें कुछ बौने भी निकले, ठीक है। तो इससे पता चला कि प्रभावी है या अप्रभावी है, ठीक है। लंबा होना प्रभावी और लंबा ना होना, बौना होना अप्रभावी। आगे देखिए क्या है, विभिन्न लक्षणों के स्वतंत्र रूप में वंशानुगत होते हैं। तो मेंडल को कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, ठीक है, हेरिडिटी होते हैं। क्या है, मेंडल ने 2 विभिन्न विकल्पों लक्षणों वाले मटर के पौधों को चयन कर उनसे पौधे उगाए गए थे। बिल्कुल लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराकर प्राप्त संतति में लंबे एवं बौने पौधों की गणना की। प्रथम संतति पीढ़ी में कोई पौधा बीच में ऊंचाई नहीं था, ठीक है, सभी पौधे लंबे थे। इसमें क्या था, प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। और दूसरा लक्षण में क्या पता चला, एक पैतृक लक्षण भी दिखाई दिया था। मतलब कि एक पैतृक लक्षण, पिता का जो लक्षण होता है वो आपका दिखाई दिया, मतलब पैतृक लक्षण मतलब वही वंशानुगत। लेकिन दूसरी पीढ़ी में सभी पौधे लंबे नहीं थे, बल्कि उनमें 1/4 बौना भी थे। इससे स्पष्ट हुआ कि किसी भी लक्षण के 2 विकल्प लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण के 2 विकल्प की स्वतंत्र रूप से वंशानुगति होती है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का सारा सब्जेक्टिव सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और सभी बच्चों तक इस वीडियो को आपको क्या कर देना है, पहुंचा देना है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट में करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कमेंट में करके जरूर बताना। और उम्मीद है कि आप लोग नोट करते जा रहे होंगे, आप लोग सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है, और याद करेंगे, ठीक है, सुबह में उठ करके, क्योंकि आप लोग के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ बच्चों, ठीक है, मात्र 1 मंथ, और इसी में आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करना है, ठीक है। वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी तरीके का और भी मॉडल पेपर का आपको आंसर चाहिए बच्चों, ठीक है, तो उसका एक प्लेलिस्ट बना दिए, वहां पे आपको सभी का आंसर मिल जाएगा, सभी का, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। और साथ साथ में बच्चों आपके 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाला गया है, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर के चैनल पे जरूर से जरूर चेक कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।